हे गाइस, वेलकम टू स्कूल एंड कॉलेज। आज हम आपके लिए लाए हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के क्लास 9 के एंट्रेंस के पिछले साल के क्वेश्चन, 2019 के क्वेश्चन। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 9 के लिए, स्पेशली जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए, तो अब वक्त आ चुका है कि वो क्वेश्चन को देख लें, उनके सॉल्यूशन को देख लें, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनके सॉल्यूशन कैसे हैं। तो सिर्फ 2019 के नहीं, आप उससे पहले के भी क्वेश्चन को देख लें। और साथ में ये कि 31 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब वक्त बहुत कम बचा है, तो क्वेश्चन देखना बेहद ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट और किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको मालूम हो गया, तो आपको एंट्रेंस क्लियर करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो 2019 का ये क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करेंगे पूरा। ठीक है, एक ही वीडियो में। ठीक है, नो कट, क्योंकि टुकड़ों में भी हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है मेरे लिए। तो मैं टुकड़ों में वीडियो डाल सकता हूँ पूरा एक बार रिकॉर्ड करके। लेकिन ऐसा है कि अगर आप में ये सलाहियत नहीं है कि 2 घंटे की वीडियो या 2 घंटे से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 2 घंटे का पेपर है और एसएसटी और साइंस जो होगा मैं उसमें आंसर बता दूंगा और मैथ्स को मैं सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एसएसटी में बैकग्राउंड को बताना थोड़ा वीडियो ज़्यादा डिटेल में बन जाएगा। तो कोशिश ये करेंगे कि आपको मैथ्स का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए और साइंस और एसएसटी वगैरह जो है इंग्लिश, उसका आंसर बता दिया जाए। ठीक है, तो 2 घंटे का पेपर है, तो देखते हैं कि कितना वक्त लगता है। तो डिस्कस करने में थोड़ा 2 घंटे से ज़्यादा भी लग सकता है, तो आप बने रहें, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। क्योंकि जब आप 2 घंटे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते हो, 4-5 घंटा तो ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन ये तो हो सकता है 2-2.5 घंटे में हो जाए या 3 घंटे में, मालूम नहीं, देखते हैं कितना होता है। तो फिर एंट्रेंस में तो आपको 2 घंटा वहाँ तो बैठना ही होगा एग्ज़ाम देने के लिए। और जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे होंगे, जो सीरियस होंगे, उनको मालूम होगा कि पढ़ाई जो है बैठकर 4 घंटे की जाती है एंट्रेंस की प्रिपरेशन। मतलब बीच में थोड़ा उठ सकते हैं, लेकिन वो किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं वो उनको मालूम होगा। तो अभी भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अभी स्टार्ट कर दीजिए, कोई देर नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपको मैं दिखा दूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि द नंबर 28221 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से नंबर है 2, 3, 6 और 9। इनमें से कौन से नंबर के साथ इनमें से कौन से नंबर से डिविजिबल होगा 28221, यानी कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, 28,221, 28,221 जो है वो किन नंबर से डिविजिबल होगा। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल मालूम होना चाहिए। हर की अपनी डिविजिबिलिटी रूल है। जैसे 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर, अगर मान लीजिए इन नंबरों का सम कर दें और इसका सम अगर देखिए 2 से डिविजिबल होगा, इसके 1 प्लेस पर जो वैल्यू है या तो इवन नंबर होना चाहिए, या तो 2, 4, 6, 8 या फिर 0 भी होता ना तो 2 से डिविजिबल होता। लेकिन यहाँ तो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अब 3 से डिविजिबल होने के लिए इनका सम कर देंगे, इन्हें ऐड कर देंगे। 2 + 8, 2 + 8 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। ये जो सम करके आएगा ना 15, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। मतलब इन नंबरों का जो सम है अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है 3। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं लिख लेता हूँ पहले आप। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, 1 मिनट। चलिए, तो पहले में नंबर क्या है आपका 2, 8, 2, 2, 1। इसे अगर सम कर दें 2 + 8 + 2 + 2 + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, 8, 10, 10 to 12, 12 to 14 + 1 15। ये 3 से डिविजिबल है ना, तो ये 3 से डिविजिबल होगा। बस सिंपल, आपको पता है 15 जो है 3 से डिविजिबल होता है पूरा 5 टाइम में। ठीक, या फिर आप डिवाइड देकर देख लो। इस फर्स्ट का आंसर होगा B 3। ठीक है, सेकेंड में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है कि इफ 3x74, क्या नंबर है 3x74 इज नंबर डिविजिबल बाय 9, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इसमें कि 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। कह रहा है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ना ये डिविजिबल है 9 से, तो x की जगह क्या होगा। तो उसके लिए आपको 9 की डिविजिबिलिटी रूल मालूम होनी चाहिए। पहले देखिए ये जो नंबर है वो लिख लेता हूँ 3x74। अब कह रहा है क्या 9 से डिविजिबल है, तो 9 की डिविजिबिलिटी रूल भी वैसे ही है जैसे 3 की थी। इन सब का सम अगर यानी कि 3 + x + 7 + 4
अगर इनका सम जो है 9 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो पहले ही बता दिया ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब इनका सम भी 9 से डिविजिबल होगा। 3 + 7 + 4 कितना होगा? 3 + 7 10, 10 + 4 14 और x भी है ना साथ में, 14 + x, लेकिन x हमें मालूम नहीं कितना है, तो 14 में कितना ऐड करें कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए? अगर 1 ऐड करते हैं ऑप्शन ए, 14 + 1 15, 9 के टेबल में 15 आता है? नहीं। 2 अगर ऐड करते हैं 14 + 2 16, 9 के टेबल में 16 आता है या 9 से डिविजिबल होता है 16, या 16 9 से डिविजिबल है? नहीं। 3 अगर ऐड करते हैं 14 + 3, x की जगह 3, ठीक है, 17, तो 17 होगा 9 से डिविजिबल? नहीं होगा। 4 अगर ऐड करते हैं यानी कि 14 + 4, 14 + 4 आप अगर ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 18, जो कि 9 से डिविजिबल पूरा है 2 टाइम में, ठीक है। तो आपको कौन सा होगा? डी 4। x के जगह पर ये तो 2 आई, एक अलग बात है, x की जगह वैल्यू क्या है आपकी है? x की जगह 4 आई वैल्यू, यानी कि डी ऑप्शन सही, ठीक है। चलिए अब जो है थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ m, इनमें से m की कौन सी वैल्यू है? तो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 6m अपॉन 6 - 3। आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर? बेस जो है, बेस क्या होता है? जिसके ऊपर पावर होता है, और ये पावर एक्सपोनेंट है, ठीक है। बेस सेम है, ठीक है, 6 और 6 यहाँ, और नंबर डिवाइड यहाँ डिवीजन में तो हम रूल क्या जानते हैं? बेस सेम होता है, ठीक है, और डिवाइड में होता है तो पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और पहले एक बेस हम लिखते हैं, 6 लिख दिया, और ये m और माइनस हो जाता है सब्ट्रैक्ट, और जो भी पावर है वो माइनस होगा, तो पावर खुद पहले से माइनस है तो माइनस दिया, 2 साइन एक साथ है इसलिए ब्रैकेट में हमने दे दिया, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन होगा 6m + 3 और कुछ भी साथ में कह रहा है इक्वल टू 6m अपॉन 6 - 3 इक्वल टू किसके? 6 के, ठीक है। ये किसके इक्वल है? 6 के। यहाँ पर इक्वल नहीं लगाते, 6 के। आपको थोड़ा तेज करना है, ये मैं थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। m + 3, क्योंकि एंट्रेंस में 6 ये देखिए ये क्या कह रहा है? पहले से इक्वल दिया हुआ है, 6m + 3 इक्वल टू 6 यानी कि ये दोनों पहले से इक्वल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बेस तो इक्वल है ना, तो ये भी आपस में इक्वल होगा, पावर भी, यानी कि एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, यानी कि m + 3 = 5 हो जाएगा। m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5, ये 3 इस तरफ आएगा, माइनस में हो जाएगा। m की वैल्यू निकालनी है तो m को अकेला छोड़ देंगे, 3 इस तरफ आ जाएगा, प्लस में माइनस में हो गया, पहले से जो नंबर वो पहले से लिखेंगे, ये माइनस में हो जाएगा, 5 - 3 2, m की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो आपका करेक्ट ऑप्शन 3 का क्या होगा? डी। 3 का करेक्ट ऑप्शन डी, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4, ठीक है। 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी ब्रिंग अबाउट अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर एंड वाइस वर्सा देन 2 क्वांटिटीज वेरीज। जी कह रहा है कि एक क्वांटिटी है, मान लीजिए कि साइंस का ले लें अगर हम, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। नीचे जो होता है ना, देखिए क्या कह रहा है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाया जाए। देखिए मान लीजिए कि आप फोर्स को बढ़ा दें, ठीक है, तो क्या प्रेशर ये ए अगर आप फिक्स रखें और फोर्स को बढ़ा दें तो प्रेशर बढ़ता है, जाहिर सी बात है। लेकिन आप नीचे वाला एरिया को जितना बढ़ाएंगे और फोर्स सेम रहेगा तो ज़्यादा नंबर से डिवाइड देना पड़ेगा। तो एक एरिया को बढ़ाने, एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी घटती है, या एक क्वांटिटी को घटाने पर दूसरी क्वांटिटी बढ़ती है। यहाँ क्या कह रहा है? इफ एन इंक्रीज वन क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर दें, मान लीजिए यहाँ इंक्रीज कर दो तो दूसरी जो क्वांटिटीज है ब्रिंग अबाउट अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन अदर वाइस वर्सा। तो एक को बढ़ाने पर दूसरी डिक्रीज करती है, तो सिंपल इसमें आप क्या लिखेंगे? कह रहा है कि क्वांटिटीज वैरी, किस तरह वैरी करता है? डायरेक्टली वैरी करता है या इनवर्सली वैरी करता है? समटाइम्स डायरेक्टली एंड समटाइम्स इनवर्सली, नन ऑफ दीज। तो ये इनवर्सली होगा, ठीक है, इनवर्सली वैरी करता है। जो डायरेक्टली होगा जिसका मतलब ये है एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ेगी, तो वहां क्या होगा? इफ एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी ब्रिंग अबाउट द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज ऑल्सो, ठीक है। लेकिन यहाँ डिक्रीज है, इंक्रीज करने पर डिक्रीज, तो ये इनवर्सली होगा, ठीक है, यानी कि 4 का बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 5 डिटेल में समझाने पर थोड़ा टाइम तो लग सकता है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। कह रहा है कि टेट्राहेड्रॉन जो शेप है, ठीक है, तो उसका जो बेस है वो किस शेप का होता है? वो ट्राइंगल शेप का होता है। इसका आंसर होगा डी। आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो टेट्राहेड्रॉन किस तरह होता है, ठीक है। उसके बाद इमेज में जाओगे आपको दिख जाएगा, या फिर आप आंसर भी डालोगे तो वो दिख जाएगा आपको। ये इसका आंसर ट्राइंगल है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश केम टू इंडिया एज, ब्रिटिश जो है भारत में आए थे किस एज अ क्या आए थे? सोशल रिफॉर्मर, या फिर इन्वेंटर, एज अ इन्वेंटर आए थे, रूलर आए थे, या ट्रेडर आए थे? हमें पता है बिजनेस करने के लिए आए थे, तो व्यवसाय करने के लिए आए थे, तो ट्रेडर होगा, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए
देखिए 7 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर एक्सेप्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में कितनी लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर है 22। ऑप्शन में जो आपका है 22, 28, 15 एंड 20, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, ए 22, 22। उसके बाद है बाई हिंदुइज्म स्टार्टेड इन द ईयर, दोहरा हिंदू मत किस वर्ष शुरू हुआ था। ऑप्शन में है 1870, 18 बी है 1878, 1865, 1861। तो आपका इसका आंसर है बी 1878, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट, इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू वर्क, ऑल ऑफ दिस। यानी कि धर्म, आपको धर्म चुनने का अधिकार, या फिर आपको अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार, या फिर काम करने का अधिकार, या फिर ऑल ऑफ दीज, सभी में। तो ये फंडामेंटल राइट जो है ना, आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। आप जो भी चाहो धर्म, अपने आपका राइट है, वो जो चाहो चुन सकते हो। आगे है कि द राइट प्रोवाइडेड बाई कॉन्स्टिट्यूशंस आर कॉल्ड, कॉन्स्टिट्यूशंस के जरिए जो राइट प्रोवाइड किया जाता है, जो हक आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, वो कह जाता है फंडामेंटल राइट, ठीक है। फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो राइट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। चलिए 10 हो गया, 11 पर आते हैं। ओके, इधर रख लेता हूँ। तो 11 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इन विच ईयर बंगाल वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। किस साल में बंगाल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। ऑप्शन है 1905 और 1910, 1915, 1920। तो इसका करेक्ट आंसर है 1905, 1905 में, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत के आज़ाद होने के बाद पहला गवर्नर जनरल जो है वो कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्ण, महात्मा गांधी, ठीक है। ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण है, महात्मा गांधी, माउंटबेटन, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका माउंटबेटन, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, माउंटबेटन वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कह रहा है हु वाज नॉमिनेटेड एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो है परमानेंट मेंबर किसे नॉमिनेट किया गया। तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस थे और चेयरमैन भी थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, इनको नॉमिनेटेड किया गया था परमानेंट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 13 का ए। ये है डेमोक्रेसी मीन्स, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, रूल ऑफ पीपल, रूल ऑफ मिनिस्टर, रूल ऑफ स्पीकर, ऑल ऑफ दीज। तो रूल ऑफ पीपल, ठीक है। ओके, चलिए 15 आगे बढ़ते हैं। 15 में है कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट मीन्स, यानी कि इसका क्या मतलब है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट मीन्स सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, या फिर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर है वो सेकुलरिज्म है, ठीक है। आपका जो स्टेट है वो फ्री होता है, सेपरेशन ऑफ रिलीजन मतलब सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट मीन्स, ठीक है। स्टेट से वो सेपरेट रहता है आपका रिलीजन, वो सेकुलरिज्म, ठीक। नेक्स्ट, सैक्रेड बुक ऑफ मुस्लिम इज, मतलब मुसलमानों की धार्मिक ग्रंथ जो है, किताब है, वो कौन सी है। तो ये वेद बुक है हालांकि, लेकिन ये मुसलमानों की नहीं, कुरान है, ये मुस्लिम की है। और नमाज तो एक एक्ट है जो मुस्लिम परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ठीक है। आगे तो ये आपका कुरान जो है, कुरान इज द करेक्ट ऑप्शन 16 में। आगे बढ़ते हैं। 17 है कि नरोरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन, वो कहाँ लोकेटेड है। ए ऑप्शन है तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी कर्नाटका। इसका करेक्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी, ठीक है। नेक्स्ट 18 में कह रहा है अर्थ को एक यूजुअली अकर्स एट अ बाउंड्री ऑफ, ठीक है। मतलब क्या है, भूकंप प्रायः डैश की सीमा पर होते हैं। कौन सी सीमा है भाई, पहला क्रिस्टल प्लेट्स, मेंटल प्लेट्स, कोरल प्लेट्स और वोल्केनिक प्लेट्स। वोल्केनो बेड से यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, वोल्केनिक बेड, ठीक है। तो इसका आंसर जो है भूपर्टीय प्लेट है, यानी कि क्रिस्टल प्लेट्स है आंसर इसका, ठीक है, पहला क्रिस्टल प्लेट। 19 में क्या, अदर देन बाउंड्रीज ऑफ क्रिस्टल प्लेट अर्थक्वेक्स में अकर विद इन एरिया विथ, यानी कि ये देखिए, ये आप क्वेश्चन भी पढ़ेंगे ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कह रहा है कि अदर देन बाउंड्रीज ऑफ द क्रिस्टल प्लेट्स के बाउंड्री के अलावा जो अर्थक्वेक जो है वो और भी किन क्षेत्रों में आ सकते हैं। भूपर्तीय सीमा के अतिरिक्त भूकंप डैश के क्षेत्र में भी हो सकते हैं। अब ऑप्शन दिया है फ्रीक्वेंट सिविल एक्टिविटीज, फ्रीक्वेंट एक्सप्लोजिव एक्टिविटीज, फ्रीक्वेंट डिफोरेस्टेशन एक्टिविटीज, फ्रीक्वेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज। तो इसका जो है डी होगा आंसर, करेक्ट आंसर, कि फ्रीक्वेंट वोल्केनिक एक्टिविटीज, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम, और 19 हो गया, अब 20 की तरफ बढ़ते हैं। 20 लिखा है मैग्मा विच इज फोर्स्ड ऑन टू अर्थ सरफेस इज नोन एज, ठीक है। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह पर बलपूर्वक लादे जाते हैं उनको डैश कहा जाता है, ठीक है, वो लावा कहलाते हैं, ठीक है, लावा। आगे बढ़ते हैं। हिमालयाज आर कंसीडर टू बी, हिमालय को कंसीडर किया जाता है, मतलब समझा जाता है, वेरी यंग, वेरी ओल्ड, मिडिल एज, द ओल्डेस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, वेरी यंग। हिमालयाज आर कंसीडर टू बी वेरी यंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्लॉक माउंटेन विथ अ फ्लैट टॉप इज कॉल्ड, उसे कहते हैं हॉर्स्ट, ठीक है। समतल शिखर वाले ब्लॉक पहाड़ को कहा जाता है हॉर्स्ट, ठीक है। आप अगर इन सब की डिटेल में वीडियो बनाना होगा तो फिर मैं बना दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आप ये समझ लें, और अभी मैं मैथ से डिस्कस कर पाऊंगा फ़िलहाल, उसके बाद मैं चलिए इस वीडियो के आखिर में बात कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस हैड फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वर्कर्स इन ईयर, फ्रांस जो है किस वक्त किस टाइम में उसको सामना करना पड़ रहा था कि श्रमिकों की कम संख्या का, मतलब लेबर और वर्कर्स जो थे वहाँ कम हो गए थे। 1972, 1960, 1970, 1947, 1960 इसका 1960 जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब इज इंडिया अ सेकुलर कंट्री, क्या इंडिया जो है धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, तो इसका आंसर बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल है, यस, आंसर यस। यहाँ लिखा है नो कैन नॉट से, मे बी, ये तो उम्मीद कम ही कि कोई ना कर पाए। आगे देखते हैं। 25 क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर मेंशन्ड इन 8th स्केड्यूल, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, 14, 15, 13 और 22। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, 22, ठीक है। आगे, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी इज कॉल्ड, दो चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो उनके बीच जो फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। मस्कुलर फोर्स अलग होता है, मसल्स के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम बाद में बात कर सकते हैं उस पर, मैग्नेटिक फोर्स भी। इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, डी आंसर। 26 का डी और 25 का हमने बताया था ये भी डी, ठीक है। अब है मैग्नेटिक फोर्स इज, मैग्नेटिक फोर्स किस तरह का फोर्स है, क्या कॉन्टैक्ट फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, होगा इसका बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दी, इसका आंसर क्या होगा, बी, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। फोर्स एक्ट एन ऑब्जेक्ट में, 28 में क्वेश्चन ये है कि फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर एक्ट होता है और वो बदल सकता है क्या, डायरेक्शन, शेप, स्पीड, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी को वो बदल सकता है। फोर्स जो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, शेप भी चेंज कर सकता है और स्पीड चेंज भी कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की, तो ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर डी होगा, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द 28 आंसर, 28 क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 29 में क्या कह रहा है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एयर कंसिस्ट ऑफ, हवा में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है किन गैसों की होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑर्गन, ठीक है, तो नाइट्रोजन का होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, 29 का सी होगा, ठीक है, आप लगा लें। अब 30 में कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस इज, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, ठीक है, पौधा घर गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन और ग्रीन हाउस जो गैस है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है और मीथेन भी आता है और ओजोन आता है। तो इसमें कुछ कन्फ्यूजन है कि सवाल का जो ऑप्शंस है वो मीथेन भी है आंसर और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो आप चाहें तो दोनों लगा लें, या इस तरह के सवाल में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जामिनर से कि सर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा नहीं है कि एक ही आंसर है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है और नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के जवाब में, इसमें दो ही होगा, ठीक है। आगे CNG, CNG इज़ अ पॉल्यूटेड फ्यूल, क्लीन फ्यूल, हार्मफुल फ्यूल, नन ऑफ दिस। तो CNG आपको पता है वो क्लीन फ्यूल है, ठीक है, पॉल्यूटेड फ्यूल नहीं है, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है ये, ठीक है। आगे इनका ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 31 में बी। देखिए 32 में क्या कह रहा है कि पॉल्यूशन ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल, पॉल्यूशन ऑफ वाटर जो है किसकी वजह से होता है, ऑयल रिफाइनरीज की वजह से, पेपर फैक्ट्रीज की वजह से, या शुगर मिल की वजह से, या ऑल से, सभी से होता है, ठीक है, तो ऑल होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, 32 का डी। अब है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC इज़ यूज्ड इन, कहाँ इस्तेमाल होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर्स में, परफ्यूम्स में, इन तीनों में होता है, तो यहाँ आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन ये कह रहा है कि थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय
किससे थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से, या थायराइड ग्लैंड से, या टेस्टिस से? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन प्रोड्यूस होता है। आगे, फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन डैश को कहते हैं, किसे कहते हैं? टू प्रोड्यूस स्पर्म, ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस होने को, टू प्रोड्यूस एग्स, एग्स प्रोड्यूस होने को, फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड एग्स, ठीक है, यानी कि संलयन जब होता है ना, फ्यूजन का, यानी कि फ्यूजन जब होता है, यानी कि संलयन जब होता है स्पर्म का और एग का, ठीक है, स्पर्म मतलब शुक्राणु और अंड का, ठीक है, तो इसी यही इज द करेक्ट आंसर है। फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड व्हेन फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग्स, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। तो ये जो है ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, सी आंसर है इसका, 35 का सी। आगे देखते हैं, विच इज द ब्राइट, 36 में क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स का सबसे चमकीला जो प्लैनेट है वो कौन सा है? मरकरी, वेनस और अर्थ और सैटर्न। इसका करेक्ट आंसर है वेनस, ठीक है, वेनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द यूनिवर्स। आगे देखते हैं, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? स्टार अपीयर्स, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है, स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम, स्टार्स जो है आपको प्रतीत होता है, चलते हुए दिखता है, कहाँ से कहाँ? ये जूम आउट जूम इन हो रहा है ना, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू वेस्ट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो है बी, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, स्टार अपीयर्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। आगे है प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड ऑन, प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च, ये जो लॉन्च किया गया था ये 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था, और ऑप्शन भी है 23 मई 1973 है, 21 सितंबर 1973, 25 दिसंबर 1973, तो 1 अप्रैल 1973 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे क्या है? सेंचुरी इज अ प्लेस वेयर एनिमल आर प्रोटेक्टेड, हाँ ठीक है, सेंचुरी किसे कहते हैं? जहाँ पर एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है, एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड या प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड, ऑफिस ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए है, एनिमल आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, जहाँ पर एनिमल को प्रोटेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं सेंचुरी, ठीक है, 39 का ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें क्या लिखा हुआ है? द ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स इज कॉल्ड, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लांट्स को उगाने को, ठीक है, यानी कि बढ़ोतरी करने को प्लांट्स को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर जो है एफॉरेस्टेशन है, ठीक है, बी, यानी कि 40 का क्या हो जाएगा? बी, 40 का आंसर है बी, एफॉरेस्टेशन, ठीक। आगे देखते हैं, ईयर ड्रम इज अ पार्ट ऑफ 41, ए साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, बी स्केलेटल सिस्टम, सी हियरिंग ऑर्गन, डी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो 41 का जो करेक्ट आंसर है ये हियरिंग ऑर्गन है, ठीक है, ईयर ड्रम आपका क्या है? हियरिंग ऑर्गन है। आगे देखते हैं 42, देखिए 42 में लिखा हुआ है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के आगे जाने, किसी वस्तु के आने जाने की गति को क्या कहते हैं? ठीक है, उसे वाइब्रेशन कहते हैं, यानी कि आपका आंसर सी हो जाएगा, सी, ठीक है। अब नेक्स्ट, द ताजमहल इज बीइंग अफेक्टेड बाई, ताजमहल इफेक्ट हो रहा है, मतलब उसके जो पत्थर हैं कैल्शियम कार्बोनेट जिससे वो बना हुआ है वो इफेक्ट हो रहा है, किस वजह से? नॉइस पॉल्यूशन से, एयर पॉल्यूशन से, वाटर पॉल्यूशन से, या नन ऑफ दिस से। इसका करेक्ट आंसर जो है 43 का सी हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन से। आगे देखते हैं, ठीक है, द एग इज, जो एग है आपका, द एग इज एग गेमेट्स, फीमेल गेमेट्स, बोथ ऑफ दिस, और फिर है नन ऑफ दिस, तो ये फीमेल गेमेट्स होगा, द एग इज अ फीमेल गेमेट्स, ठीक है। आगे देखते हैं 45 में क्या है क्वेश्चन कि द पिच ऑफ साउंड डिपेंड ऑन, ठीक है, तो पिच ऑफ साउंड है डिपेंड करता है किस चीज़ पर? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा आपका 45 का फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है पिच ऑफ साउंड जो है आपका, ठीक। आगे देखते हैं 46, उम्मीद करते हैं कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा। 46 में क्वेश्चन ये है, लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वाइब्रेशन विल प्रोड्यूस, ठीक है, क्या प्रोड्यूस करता है? लार्ज एम्पलीट्यूड होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। मीक साउंड, स्लो साउंड, शिर्क लिखा हुआ है, लेकिन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है, लाउड साउंड, ठीक है। आगे है अ प्लेस इन इन्वायरमेंट, 47 अ प्लेस इन इन्वायरमेंट वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इन, ठीक है, उस जगह को क्या कहते हैं जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई जानदार रहता है, हैबिटेट कहते हैं, ठीक है, होम नहीं। ए है होम, रिजॉर्ट, हैबिटेट और रिजर्वायर, सी होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, हैबिटेट, ठीक है, 47। और 48 की तरफ आते हैं,
48 में लिखा हुआ है when two forces acted in opposite direction then net force acting on force is। दो फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, तो नेट मान लो ये है, एक है 40 न्यूटन एक है 20 न्यूटन, तो नेट फोर्स जो होगा तो डिफरेंस बिटवीन टू फैक्टर, ठीक है, दोनों फैक्टर के बीच का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर क्या होगा करेक्ट, बी होगा, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये ज़्यादा डिटेल में बताने का वक्त अभी नहीं है, अभी मैथ्स को ही डिस्कस कर लें वो काफ़ी है। 49 एयर पॉल्यूशन काउजेस। एयर पॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, सॉइल इरोजन होता है, नन ऑफ दिस, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग होता है ना सॉइल इरोजन होता है, मिट्टी की कटाई वटाई नहीं होती, सांस में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है। इसका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, 49 का बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 में लिखा हुआ है, 50 में है रबर रिक्वायर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रबर को जो ज़रूरत होती है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ रबर कहा है, रबर रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर, टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, तो ऑल ऑफ दिस होगा। ठीक है, यानी कि रबर को जो ज़रूरत होती है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, और मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 51 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्यूब ऑफ 27,000। ठीक है, यानी कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, 27,000 जो है वो का क्यूब रूट क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्यूब रूट। चलिए मैथ से तो थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 27,000, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट मतलब समझ रहे हैं आप, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम लेने के बाद अंदर में से वही नंबर निकलेगा जो 3 टाइम मल्टीप्लाई में होगा, ना कि 2 टाइम। ठीक है, ये स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, 27,000 सबसे छोटा नंबर जो आप ले सकते हो। ठीक है, ये 27,000। ठीक है, तो आपको 3 से भी मालूम है 3 9 27 हो रहा है। ठीक है, बाकी 2 से अगर जा सकता है तो 2 से भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। 2 1 किसी से भी आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर 3 मुझे पता है 3 9 27 होता है और 3 ही आने का भी हम समझ रहे हैं 3 या 30 आएगा, लेकिन सर हमें 2 से मालूम है, तो जिससे आता है सबसे छोटे नंबर सब कर सकते हैं। 2 1 2, ये क्या हो जाएगा, 2 3 6। ठीक है, 1 इधर शिफ्ट हो गया, ये हो गया क्या 10, 2 5 10, 00 का 00 दे दिया। अब देखिए 0 ना आखिर में 2 से फिर से डिविजिबल होगा, 2 6 12, 1 इधर शिफ्ट 15 हो गया, 2 7 14, 1 इधर शिफ्ट 10 हो गया, 2 5 10, 0 का 0। ठीक, 2 3 6, 2 3 6, 7 तो 2 के डबल नहीं आता ना, या तो 7 से कम आना चाहिए। ठीक है, 2 3 6, 1 इधर शिफ्ट हुआ 15 हो गया, 2 7 14, फिर 1 शिफ्ट हुआ, 2 5 10। अब लास्ट में 5 है ना, तो 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, 3 से डिविजिबल होने के लिए हम इसे सम करके देख सकते हैं कि 3 से होगा नहीं। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आए कि ये 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, 3 + 3 + 7 + 5, 3 3 9 9 7 16 16 5 21, यानी कि 21 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 2 6, 1 इधर शिफ्ट 15, 3 5 15। अभी भी देखते हैं, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 3 से डिविजिबल होता है 9, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। 3 3 9, कितना शिफ्ट हो जाएगा 2, 22, 3 7 21, 1 इधर शिफ्ट 15, 3 5 15। अब इसे भी फिर से देखते हैं, 3 से डिविजिबल है, 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 3 के टेबल में आता है, तो ये पूरा भी 3 के टेबल में आएगा। 3 1 3, 3 2 6, 1 इधर शिफ्ट 15 हो गया, 3 5 15। ठीक है, अब जो है 2 + 1 3, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 3 के टेबल से नहीं होगा, तब ये 5 के टेबल से होगा। ठीक है, 5 2 क्योंकि 5 के यूनिट प्लेस पर 5 और 10, 5 या 0 हो, तो 5 से तो कैंसिल होता ही है। 5 2 10, 2 इधर शिफ्ट हुआ 25 हो गया, 5 5 25, 5 5 25। अब आप देखो 3 3 का पेयर लगा लो, देखो 2 × 2 × 2 एक हो गया, 3 × 3 × 3, ठीक है, ये हो गया, 5 × 5 × 5। ठीक है, तो इसे हम ऐसे कर दें तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब × 3 क्यूब × 5 क्यूब। जो क्यूब में होता है वो बाहर आ जाता है नंबर। ठीक, क्यूब रूट है ना, क्यूब रूट है आपका। ठीक है, क्यूब का क्या मतलब है, पावर 1/3, तो 2 × 3 × 5। ठीक है, 2 3 6, 6 5 30, तो 30 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर स्क्वायर रूट फॉर क्यूब रूट ऑफ 27,000। यानी कि यहाँ क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा 27 का घनमूल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्यूब रूट ऑफ 27,000 27,000। ठीक है, ये क्या होगा आंसर आपका करेक्ट, 30A। ठीक है, आगे देखते हैं 52 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ अ नंबर इज डबल्ड
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कोई नंबर करेक्ट स्टेटमेंट, तो कोई नंबर है वो डबल कर देता है। हमने अभी ऑप्शन पढ़ा भी नहीं, लेकिन आप सोचें, आपको करना तो होगा, मालूम तो नहीं है। मान लो कोई नंबर आपके पास क्या है, एक्स, ठीक है। अब कह रहा है कि ये नंबर अगर डबल हो जाए, यानी कि डबल का क्या मतलब है, 2 गुना हो जाए, तो 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो इफ द नंबर इज डबल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। इट्स क्यूब इज, देखिए क्यूब क्यूब की बात कर रहा है, इट्स क्यूब इट्स क्यूब इट्स क्यूब इट्स क्यूब, मतलब क्यूब के बारे में पूछ रहे रिलेशन। तो अगर आप इसका क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा, 2x का क्यूब का क्या मतलब है, 2x इंटू 2x इंटू 2x, ठीक है। 3 बार 2x इंटू 2x इंटू 2x, तो 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, ये 8 हो जाएगा। और x x x क्या हो जाएगा, x क्यूब, मल्टीप्लाई में ना जी, पावर सम हो जाएगा, x क्यूब, ठीक है। तो 8x क्यूब 8 टाइम हो जाएगा उसके x नंबर के क्यूब से, ठीक है। तो क्या लिखा है ऑप्शन में, इट्स क्यूब इज 2 टाइम्स, इट्स क्यूब इज 2 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, 2 टाइम तो नहीं है। इट्स क्यूब इज 3 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, तो क्यूब ऑफ द गिवन नंबर का 3 टाइम नहीं। इट्स क्यूब इज 6 टाइम द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर नहीं। इट्स क्यूब इज 8 टाइम इज द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि इसका जो क्यूब होगा, यानी कि डबल करने के बाद जो क्यूब होगा, ये 8 टाइम्स ऑफ द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर होगा, ये होगा, यानी कि डी 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 करेक्ट आंसर है आपका 52 का डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, 53 देखें आप, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स साइड, ठीक है। तो एक क्यूबिकल बॉक्स आपके पास, ठीक है, ये देखो, ये मान लो क्यूबिकल बॉक्स है। अब इसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम वी से डिनोट करना, ठीक है। अब वॉल्यूम दे रहा है कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्या होता है, अगर वॉल्यूम आप साइड का याद रखें तो साइड क्यूब होता है, क्या होता है, साइड क्यूब, साइड क्यूब वॉल्यूम होता है। तो साइड क्यूब की वैल्यू कितनी दी हुई है, 64। तो साइड सिर्फ आप निकालेंगे, साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब इस तरफ जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट हो जाएगा, ठीक है। 64 क्यूब रूट, तो आपको 64 एलसीएम ले लेना है और कुछ इस तरह लेना है कि 64, पता है 64 क्यूब रूट से बाहर वही नंबर निकलेगा जो 3 बार मल्टीप्लाई में हो। तो देखिए 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, फिर देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 बार पेयर 2 इंटू 2 इंटू 2 का लग गया। तो आप 64 को क्या लिख सकते हो, यानी कि 64 क्यूब रूट के अंदर में है, तो 2 का क्यूब, ये 2 का क्यूब हो गया था ना यहाँ पर, 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, ठीक है। यानी कि ये 4, यानी कि ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 2, 2 2 क्या हो गया 4, ठीक है। तो साइड आपका क्या आ गया 4, ठीक है। तो क्योंकि 4 इंटू 4 करेंगे ना जब, यानी कि 4 का क्यूब करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, बी, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, देखिए नेगेटिव नंबर है ना, तो नेगेटिव नंबर पर अगर, देखिए क्या कह रहा है, नेगेटिव नंबर पर अगर पावर जो है वो ऑड हो, ऑड नंबर हो, ठीक है, कोई भी ऑड नंबर हो, ऑड का मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो वो नेगेटिव ही होता है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव है कोई नंबर, कोई भी नेगेटिव है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी नंबर हो, नेगेटिव नंबर पर पावर जो है इवन है, ठीक है, यानी कि 2 4 5 कुछ भी हो सकता है इवन में, 2 4 5, तो वो जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। 2 बार होता है ना, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, पेयर बन जाता है, यहाँ पर पेयर बन नहीं पाता। तो क्या कह रहा है कि तो हमेशा जो है क्या कह रहा है, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर, क्यूब का क्या मतलब है, मान लो कोई नेगेटिव नंबर है 2 -2, ठीक है, इसका क्यूब करेंगे, क्यूब का क्या मतलब है, 3 बार करेंगे, -2 इंटू -2 इंटू -2, और मैंने जैसा कि बताया था पावर ऑड नंबर होगा, ये ऑड नंबर ही तो है, 3 ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर होगा तो ये नेगेटिव ही होगा हमेशा, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 to the 4 to the 8, लेकिन माइनस होगा क्योंकि माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, लेकिन ये अकेला रह जाता है, पेयर नहीं बन पाता। तो क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, गलत, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज नेगेटिव, सही है ये। क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर इज मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, नहीं ये नहीं होगा, यानी कि आपका जो 54 का होगा बी हो जाएगा। 54 का आपको दिख रहा होगा शायद, 54 का बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 55 में क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 4/5 टू द पावर -9 अपॉन 4/5 टू द पावर 9। तो देख लेते हैं इसे सॉल्व करने के बाद क्या होता है। देखिए ऐसा कोई दिया हुआ है कि 4/5 टू द पावर
-9 और ये डिवाइड का निशानी है, डिवाइड का निशानी, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4/5 टू द पावर 9। तो आपको क्या मालूम है, देखिए 4/5 यहाँ भी है, 4/5 यहाँ भी है, ठीक है, सेम है और बेस सेम है और पावर क्या है, -1 और यहाँ 9 है और बीच में किस चीज़ का साइन है, डिवाइड का। तो बेस सेम रहे और डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाता है। एक बार बेस लिखेंगे 4/5, दोनों के लिए एक ही बार लिखाता है, ठीक है, और बीच में डिवाइड है ना, बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है तो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। -9 से माइनस हो जाएगा ये वाला -9, ठीक है। तो क्या हो गया आपका 4/5 टू द पावर माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस होगा तो 9 क्या कर दिया, 18 हो गया। साइन किसका देंगे, दोनों माइनस में तो -18, ठीक है। ग्रेटर जो नंबर हो तो उसका साइन देते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों माइनस में इक्वल तो -18 होगा। अब -18 को पॉजिटिव करने के लिए हम पॉजिटिव में लिख देते हैं, ठीक है। ऑप्शन भी आपका नहीं होगा ना, नेगेटिव में ऑप्शन है 4/5 टू द पावर -18। चलिए आपका आंसर फिर मिल गया आपको 4/5 टू द पावर -18, ठीक है। अब पॉजिटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, ठीक है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप देख लीजिए किस तरह सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन दिख रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है। कभी ब्लर हो जा रहा है लेकिन मैं साफ देख ले रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ़ स्पीड इज़ मोर देन टाइम, 56 देख रहे हैं हम लोग। इफ़ स्पीड इज़ मोर देन टाइम टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस वुड बी लेस, दिस इज़ द केस ऑफ। हाँ, कह रहा है क्या, अगर स्पीड ज़्यादा हो जाए तो हमें टाइम कम लगता है, ठीक है, सेम फिक्स डिस्टेंस जो है उसे कवर करने में। तो ये क्या हो जाएगा, ये किस तरह का, मतलब इन्वर्स वेरिएशन है, डायरेक्ट वेरिएशन है, इनडायरेक्ट वेरिएशन है, या नन ऑफ दीज है। तो इसमें किस तरह का रिलेशन देख रहे हैं कि एक क्वांटिटी बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी घट जा रही है, स्पीड बढ़ाने पर टाइम कम हो रहा है ना फिक्स डिस्टेंस के लिए, तो इन्वर्स वेरिएशन होगा इसका आंसर, इन्वर्स वेरिएशन, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। और 57 में क्या है कि इफ़ ए कैन फिनिश अ वर्क, देखिए इफ़ ए कैन फिनिश अ वर्क in n days then part of work finished in 1 day, ठीक है। यानी कि ए जो है वो फिनिश करता है अपना काम, ए कैन फिनिश पूरा काम को कितने दिन में, n दिन में, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम को करेगा, एक दिन में कितना करेगा, 1/n हो जाएगा, 1/n सिंपल है इसका, ठीक है, ये याद रखें आप, 1/n हो जाएगा। 58 में क्या कह रहा है, देखिए 58 में क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ़ x एंड y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, x और y जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा x/y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। x/y की वैल्यू जब भी होगी वो कॉन्स्टेंट होगी, जितनी भी बढ़ाए, ठीक है। और इन्वर्स वेरिएशन का अगर रहता तो x/y इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। डायरेक्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए x/y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, डी आंसर आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर में कितनी वर्टिसेस होती है, कोई स्फीयर समझते हैं ना स्फीयर, ठीक है, तो उसमें कोई वर्टिसेस नहीं होती, 0 होगा। 59 का ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ए। लिखा है इफ बेस एरिया ऑफ अ रूम इज 12 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड हाइट इक्वल टू 3 मीटर, देन इट्स वॉल्यूम क्या होगा उसका, ठीक है। देखिए आप देखें, अगर बेस एरिया देखा हुआ है, ठीक है, एरिया है और इसकी हाइट अलग है, ठीक है, तो इसका मतलब ये लेंथ इंटू ब्रेथ करके निकला है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। वॉल्यूम आपको पता है, देखिए सबके डायमेंशन अलग अलग हैं। रूम है तो आपका रेक्टेंगुलर शेप का ही ये होगा, क्यूबॉइडल ही ये होगा, क्योंकि हाइट अलग है, लेंथ और ब्रेथ अलग है। तो आपका देखिए वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो ये जो बेस एरिया है ना, L इंटू बी, ये आपका दिया हुआ है, L इंटू बी करके एरिया कितना दिया हुआ है, 12, ठीक है, इंटू एच कितना दिया हुआ है, 3, ठीक है। 12 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 36 वॉट, 36 मीटर में है सर, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में ये पहले था, मीटर से मल्टीप्लाई कर मीटर क्यूब हो गया, तो वॉल्यूम आपका क्या हो गया, 36 मीटर क्यूब, बी करेक्ट आंसर। 60 का क्या हो गया आपको दिख रहा है ना, ठीक है, ये देख लीजिए। एक बार फिर से बता दूं, बेस एरिया दिया हुआ 12 मीटर स्क्वायर और हाइट दिया हुआ 3 मीटर, ठीक है। रेक्टेंगुलर रूम है, मतलब क्यूबॉइड का शेप है, हाइट भी है ना, तो वी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम पूछ रहे हैं आपसे, L इंटू बी की वैल्यू दी हुई है, मतलब एरिया दिया हुआ है, बेस का एरिया दिया हुआ, हाइट अलग से 6, ठीक है। तो 12 इंटू 3 क्या हो गया, हाइट 3 है, सॉरी 6 नहीं 3, 12 इंटू 3 क्या हो गया, 36 मीटर क्यूब। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, ठीक है, 60 का बी। देखिए 61 में क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका 1000 मिलीलीटर है, 100 डेसीमीटर क्यूब है, 1 डेसीमीटर क्यूब है और 1000 डेसीमीटर क्यूब है। कह रहा है कि 1 किलोलीटर इनमें से किसके इक्वल होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू वेरी वेल नो अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट ऑफ
वॉल्यूम देखिए यहाँ क्या है कि कह रहा है 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर। देखिए मीटर के सेंस में अगर हम देखें तो देखिए 1 किलो लीटर मतलब ये क्या दिया हुआ है 1000 लीटर, ठीक है। अगर हम चेंज करें इसे मिली लीटर में तो हमें पता है 1 लीटर में 1000 मिली लीटर होता है। तो 1000 लीटर में कितना मिली लीटर हो जाएगा, 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 2 3 तो 1000 का था, 1 2 3 यानी कि 6, 1 2 3 4 5 6 मिली लीटर, ठीक है। 10 लाख मिली लीटर, ठीक। लेकिन ये 10 लाख मिली लीटर है नहीं, 1000 मिली लीटर। तो मिली लीटर के सेंस, मिली लीटर के अगर यूनिट में आप देखें तो ये तो फिर गलत है, ये मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। आगे देखते हैं। अब सब जितना भी है ना डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब है। डेसीमीटर क्यूब का रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर, ठीक है। अब देखिए जब भी डेसीमीटर क्यूब से मिलीलीटर में जाएंगे, ठीक है। 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, ठीक है। 2 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 2000 2 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। 3 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 3000 मिलीलीटर। तो जितना डेसीमीटर क्यूब होगा उतना 1000 मिलीलीटर होगा, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई होएगा जब हम डेसीमीटर क्यूब से मिलीलीटर में जाएंगे। और इसी का ऑपोजिट जब हम मिलीलीटर हमें दिया हो, मिलीलीटर, और हम जाएं डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब में, तो 1000 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमें सब डेसीमीटर क्यूब में दिया हुआ और हमने यहाँ मिलीलीटर में निकाल लिया। तो इस मिलीलीटर को हम अगर डेसीमीटर क्यूब में निकालें तो 1000 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। 6 0 है, 1 2 3 4 5 6, 1000 से अगर डिवाइड कर दें तो 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। आपका डेसीमीटर क्यूब में आ गया, कितना डेसीमीटर क्यूब आया, 100 डेसीमीटर क्यूब, सॉरी 100 नहीं 1000, ठीक है, 1000 साफ साफ दिख रहा है, 1 10 100 1000, 1000 डेसीमीटर क्यूब, 3 0 से 3 0 कैंसिल, ठीक है। तो आपको साफ साफ यहाँ देख सकते हैं आप, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 61 का डी। अब देखिए 67, बाय ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3 2 -3 3 -3 4 इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात कह रहा है, और कह रहा है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ और ये जो पहला पॉइंट होता है ना, ये एक्स की वैल्यू होती है, ये वाई की वैल्यू होती है। एक्स को एब्सीसा भी कहते हैं और वाई को ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, इस पॉइंट को अगर मेंशन कर दें कार्टेशियन प्लेन पर, तो कह रहा है कि बाई द ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ द, अगर इन पॉइंट को ज्वाइन कर दें फिर इन द कार्टेशियन प्लेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन, आपको क्या मिलेगा, एक ट्राइंगल बन जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, नॉट पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, क्या वो स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ऑरिजिन से पास कर रही है, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले आपको एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा। रफली हम एक देख लेते हैं, ये ऑरिजिन होता है जहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 0। मान लेते हैं ये 1, कितनी वैल्यू दे रखा है, 3 तक है वैल्यू, और नेगेटिव में भी है, नेगेटिव है, ठीक है। 1 2 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, एक्स की वैल्यू 1 2 3 1 2 3, वाई पॉजिटिव ऊपर, वाई नेगेटिव नीचे, -1 -2 -3। तो पहले में क्या है, -3 और 2, ठीक है, यानी कि एक्स की वैल्यू -3 क्या यहाँ होगी, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है 2, पॉजिटिव में 2, मतलब ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। ये आपका एक पॉइंट हुआ, ठीक है, ये वाला। दूसरा क्या है, -3 यानी कि एक्स की वैल्यू भी -3 और वाई की वैल्यू भी -3, एक्स की वैल्यू -3 यही, और वाई की वैल्यू -3 नीचे में आएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये एक लाइन, एक पॉइंट होगी। अब क्या है, -3 और 4, एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू क्या होगी 4, यानी कि वाई की वैल्यू क्या है 4, पॉजिटिव का 4, यानी कि एक्स की वैल्यू -3, वाई की वैल्यू पॉजिटिव का 4, यहाँ पर 4 होगा, ठीक है, 4 यहाँ पर एक लाइन। तो अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को अगर मिला दें हम, तो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो आपका ओरिजिन से जो कि पास नहीं कर रहा, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, करेक्ट ऑप्शन इज बी, 62 का क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ 63 में। 63 में दे रहा है PQR
इज़ व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए पॉलिनोमियल जो है आपने देखा होगा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। देखिए अगर बीच में प्लस माइनस का साइन होता है ना तो पॉलिनोमियल जो है वो डिवाइड हो जाता है। मतलब कि अगर यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ x प्लस वाई, ठीक है, तो ये दो टर्म हो गया, दो टर्म होने की वजह से ये बाइनोमियल हो गया, मतलब टर्म अलग हो जाता है। अगर बीच में प्लस या माइनस, मान लो एक्स वाई जेड सी टी वाई स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया, ये सब मल्टीप्लाई में बीच में प्लस माइनस कहीं नहीं है, ये टी है, ठीक है, प्लस माइनस नहीं है, तो ये एक ही टर्म है, पूरा पूरा एक टर्म है। एक टर्म जिसमें रहेगा ना जो वेरिएबल, मतलब वेरिएबल का मल्टीपल है और एक ही टर्म है, तो एक टर्म है तो ये कहलाएगा मोनोमियल, ठीक है। तो अगर बीच में मान लो मैं +10 कर देता तो ये एक टर्म हो जाता, ये एक टर्म हो जाता, ये हो जाता बाइनोमियल, और +c कर देता, ये ट्राइनोमियल हो गया। प्लस और माइनस बीच में आ जाएगा ना तो वो टर्म अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पी क्यू आर, पी इंटू क्यू इंटू आर, मतलब मल्टीप्लाई में प्लस माइनस बीच में नहीं है तो ये मोनोमियल होगा, ठीक है। पी क्यू आर इज व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल, ना कि बाइनोमियल और ना ही ट्राइनोमियल, नन ऑफ दिस, इसका आंसर है मोनोमियल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5x टू द पावर 25 एंड माइनस 3x टू द पावर 32 प्लस 2x टू द पावर -12 एट x इक्वल टू 1। देखिए आपका ये जो है इक्वेशन दिया हुआ है 5x टू द पावर 25 माइनस 3x टू द पावर 32 प्लस 2x टू द पावर -12 एट x इक्वल टू क्या कह रहा है 1। जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वैल्यू 1 पुट कर देना। 5 ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई 1 टू द पावर 25 माइनस 3 इंटू मल्टीप्लाई मतलब 1 टू द पावर 32, x की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस 2 x की जगह पर क्या होगा 1 टू द पावर -12, ठीक है, क्लियर। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर 5, ठीक है, 5 1 टू द पावर 25 है ना, 1 टू द पावर 25 का क्या मतलब है 1 ही होगा। 5 इंटू 1 को जितने बार भी आप मल्टीप्लाई करो 25 टाइम, 100 टाइम, 125 टाइम, 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1 ही होगा, ठीक है, ठीक है। ये 5 हो गया, ठीक है, 5 ये 1 हो गया, 5 1 ज़ा 5 और 3 1 का पावर 32 1 ही होगा, 3 इंटू 1 ये 3 होगा, ठीक है। अब देखिए प्लस 2, ठीक है, इंटू 1 पर पावर कितना है -12। इससे क्या मतलब है, अगर आप देखिए नेगेटिव साइन हो, अगर पॉजिटिव करना हो तो ये रेसिप्रोकल अगर हो जाए, यानी कि आप ये 1 के नीचे 1 तो हिडन होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, अगर आप 1/1 कर दो तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब फिर भी 1 का पावर 12 होती है 112, यानी कि नेगेटिव को हमने पॉजिटिव कर दिया, ये नीचे आ गया ना और ये ऊपर चला गया, इसके नीचे भी 1 है, 1/1 कर दिया 12 हो गया, तो 1 पावर 12 मतलब 1 ही होगा, तो ये 1 होगा, 2 1 2, यानी क्या हो गया 5 माइनस 3 प्लस 2, पॉजिटिव वाला ये है और ये है, ये दोनों को ऐड कर दीजिए 7 माइनस 3 था, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4, यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर 5x टू द पावर 25 माइनस 3x टू द पावर 32 प्लस 2x टू द पावर -12, ठीक। आगे देखते हैं, लिखा हुआ है 65 में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये किसका प्रोडक्ट है, ठीक है, ये हमें पता है, ठीक है, आइडेंटिटी है a प्लस बी a माइनस बी, इसका प्रोडक्ट है ए ऑप्शन। क्योंकि देखो आप अगर आपके पास, अब ऐसा कर दो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका प्रोडक्ट कर दो, यानी कि ये मल्टीप्लाई में, ठीक है, a मल्टीप्लाई होगा a से, फिर a मल्टीप्लाई होगा b से, मतलब प्लस a है यहाँ पर और माइनस b है, a मल्टीप्लाई होगा a से, a स्क्वायर हो जाएगा, दोनों प्लस का है, a मल्टीप्लाई होगा b से, माइनस a b हो जाएगा, b मल्टीप्लाई हुआ a से, क्या हो जाएगा a b हो जाएगा, b a बोलो या a b बोलो एक ही बात है, दोनों प्लस का है, b मल्टीप्लाई हुआ b से, b स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साइन किसका होगा प्लस माइनस का होगा, तो माइनस ए बी प्लस ए बी है तो कैंसिल हो गया, यानी कि माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस मतलब माइनस हो गया, बी से बी माइनस 0, तो क्या बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी। 65 का करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अब देखिए 66 में क्या कह रहा है, इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹100, कोई आर्टिकल है, कोई सामान किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। अब कह रहा है कि वो जो सेल किया जाता है वो बिका है, कितने का बिका है भाई ₹100 का बिका, यानी कि वो सेलिंग प्राइस उसका क्या हो गया 100, ठीक है। SP जो हो गया वो हो गया 100, देन देयर इज़ अ गेन ऑफ ₹20, यानी कि गेन उसे कितने का हुआ है ₹20 का, यानी कि ₹100 का बेचा गया और ₹20 गेन हुआ, इसका मतलब CP कितना होगा 80 होगा, जाहिर सी बात है। CP अगर तुम्हें निकालना हो तो आप SP माइनस गेन कर दो, SP माइनस गेन, ठीक है, तो SP क्या आपका 100 माइनस 20, ये क्या हो जाएगा 80, CP क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका 80 हो गया, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गेन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गेन परसेंट। कह रहा है कि एक आर्टिकल है जो 100 रुपये में बिका और फ़ायदा जो है 20 रुपये का हुआ, तो उसमें गेन परसेंट क्या होगा। और गेन परसेंट में ऑप्शन दिया हुआ 25, गेन परसेंट में ऑप्शन क्या है 25%, 22%, 20%, 16%। तो गेन परसेंट बोलो या प्रॉफिट परसेंट बोलो, एक ही बात है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट। तो गेन परसेंट क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है गेन अपॉन 100, सॉरी, इसका फॉर्मूला जो होता है गेन अपॉन सी पी, ठीक है, गेन अपॉन सी पी इंटू 100, ठीक है, ये नहीं होता। तो गेन की जगह प्रॉफिट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100। तो गेन या प्रॉफिट कितने का हुआ है, कितने का है 20 का, 20, और सी पी कितना है 80 इंटू 100, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, 10 इंटू 50, 10 इंटू 5 क्या हो जाएगा। ओके, यहाँ 2 और भी बच रहे हैं, 1 मिनट, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 5 इंटू 5 क्या हो गया 25%, ठीक है। यानी कि गेन परसेंट आपका कितना निकला 25%, यानी कि करेक्ट ऑप्शन जो है आपका ये ए है, 66 का ए, 25%, 66 का ए है, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 67 के लिए। 67 में क्या कह रहा है, इफ द सी पी ऑफ 25 चेयर इज इक्वल टू द एस पी ऑफ 30 चेयर फाइंड द लॉस परसेंट, ठीक है। इसमें सी पी दे रहा है, देखिए सी पी ऑफ 25 चेयर, 2.5 नहीं है, ये 25 है, ठीक है। 25 चेयर का जो सी पी है वो कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, वो 30 चेयर के एस पी के बराबर है, ठीक है। मान लेते हैं, तो क्या मान लेते हैं, लेट एस पी ऑफ 30 चेयर इक्वल टू ₹x, ठीक है, x मान लिया, ठीक है। तो आपका सी पी भी क्या हो गया, सी पी किसका 25 चेयर का। मैं उतना स्टेटमेंट सही से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एंट्रेंस का है तो ज़रूरी नहीं। 25 चेयर का सी पी क्या होगा, यही x हो जाएगा, ₹x, क्लियर है ना, क्योंकि एस पी 30 चेयर का है। तो 1 चेयर का सी पी क्या होगा, ठीक है, 1 चेयर का सी पी क्या होगा, 1 चेयर का सी पी x/25 हो जाएगा, ठीक है। 1 चेयर का सी पी होगी x/25। अब देखिए 30 चेयर का एस पी जो रखा हुआ था वो x था, ठीक है। तो 1 चेयर का एस पी क्या होगा, 1 चेयर का एस पी यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, x/30 हो जाएगा, x/30, ठीक है। ये एस पी हुआ, ये सी पी हुआ, ये 1 चेयर का निकाला, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द लॉस परसेंट, लॉस परसेंट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू नो द व्हाट इज़ द लॉस। लॉस क्या होता है, लॉस सॉरी LOSS, लॉस क्या होगा आपका, लॉस कैसे निकालते हो आप, जाहिर सी बात है सी पी ग्रेटर हो जाता है लॉस में, सी पी माइनस एस पी करते हैं, ठीक है। लॉस का मतलब है सी पी ग्रेटर है, एस पी कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा का लिया, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा था और सेलिंग प्राइस जो है कम है, सेल किया कम में, तब तो लॉस हुआ ना। तो सी पी आपका क्या है भाई, सी पी 1 चेयर का, सी पी x/25, x/25 1 चेयर का, और एस पी जो यहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं x/25 माइनस एस पी की जगह पर क्या लिख, देखिए सी पी माइनस एस पी कर रहे हैं, x/25 माइनस x/30 हो जाएगा, देखिए x/25 माइनस x/30, ठीक है। अब आप अगर इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आप ले लेंगे ऐसे, मुझे मालूम है, लेकिन आप एलसीएम कैसे लेंगे अगर नहीं समझ में आ रहा। 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, क्या करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6, तो 5 5 ज़ा 25, 25 6 ज़ा क्या होगा, 6 5 ज़ा 30 का 0, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 12 3 15, यानी कि क्या हो गया 150, 150 क्या हो गया आपका एलसीएम, ठीक है। अब 25 का टेबल कितने टाइम बने कि 150 आ जाए, 25 का टेबल कितने टाइम बनेंगे 6 टाइम, 6 को मल्टीप्लाई किया x से 6x हो गया। अब देखिए 30 के टेबल कितने टाइम पढ़ें कि आपका 150 आ जाए, 30 तो इन दोनों को मिला के हो रहा है, 30 इंटू 5 टाइम पढ़ेंगे, या आप ऐसे जीरो नहीं देखना तो 3 का टेबल कितने टाइम पढ़ेंगे 15 आ जाए, ठीक है। 5 टाइम, 5 मल्टीप्लाई हुआ x से 5x, तो 6x माइनस 5x क्या हो जाएगा x/50, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका लॉस आया, ठीक है, लॉस। लेकिन निकालना क्या है, लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100। तो लॉस क्या है ऊपर में x/150, और सी पी 1 चेयर का, सी पी क्या था हमारा 1 चेयर का x/25, तो लिख देंगे x/25 इंटू 100, क्लियर, ठीक है, विजिबल है ना। चलिए ठीक है, तो देखिए x/25
150 होगा, ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में x/150, ठीक है, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई में चेंज होगा ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्योंकि ये हम सॉल्व नहीं कर सकते ना, x/150/x/25 क्या करेंगे आप। तो आसान है कि आपने क्लास 8 में सीखा होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में जैसे चेंज हो जाता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है 25/x, ठीक है, क्लियर। 25/x और इंटू 100 भी है, इंटू 100, तो x कैंसिल, ठीक है। अब देखें 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 0 का 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, 5 10 ज़ा 50 और नीचे क्या आया 3 आया, मतलब ये तो कैंसिल नहीं होगा, अभी हम लॉस परसेंट निकाल रहे हैं। देखते हैं पॉइंट में है या मिक्स फ्रैक्शन में है, ऑप्शन में देखते हैं क्या है। ऑप्शन में जो है हम कौन सा कर रहे थे अभी फ़िलहाल 67 कर रहे थे, ठीक है। 67 का भी हमने ऑप्शन देखा भी नहीं, ओके राइट। 67 का जो ऑप्शन है पॉइंट में दिया हुआ, पता नहीं कौन सा है, 18.6 है, 16.6 है, 20.6 है, 32.6 है। तो देखिए ये 3 आया ना हमारा, 3 से डिवाइड करना है किसे 50 को, तो 3 1 ज़ा 3, 5 - 3 2, ये 0 इधर आ गया, 3 6 ज़ा 18, ठीक है, ये आया 2 इस तरफ, पॉइंट देंगे 0, फिर 3 6 ज़ा 18, ये आता रहेगा 16.666, तो यही आपका 16.67 या 16.6, ये आपका बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 67 का बी, ठीक है। देखिए कि 68 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹8,000 फॉर 9 मंथ एट 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आपको मालूम है, यही प्रिंसिपल अमाउंट है जो दिया हुआ है, ठीक है, जिस पर ब्याज लगता है, जिस पर आपका वो जो है इंटरेस्ट लगता है। लेकिन आपको अमाउंट पता है क्या, अमाउंट नहीं मालूम, पहले अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालने से पहले गिवन देखो के पहले अमाउंट का फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा P अंडर ब्रैकेट 1 + R/100 अपॉन टाइम, ठीक है। ये P प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट कितने रेट से आपका वो लग रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, और T टाइम है, कितने टाइम के लिए लग रहा है। तो देखिए आप ज़रा यहाँ जो दिया हुआ है ना टाइम, वो 9 मंथ दिया हुआ है, टाइम कितना मंथ दिया हुआ है 9 मंथ, ठीक है, 9 मंथ। और कह रहा है क्या कि क्वार्टरली लगता है, ठीक है, क्वार्टरली लगता है मतलब आप समझ लो कि एक साल का एक चौथाई, एक साल में कितना मंथ होता है 12 महीना, उसको 4 से डिवाइड कर दो, यानी कि 12/4, 12/4 क्या हो जाएगा 3, यानी कि हर 3 महीने पर लगता है। तो कितना क्वार्टर इसमें हो जाएगा 3 3 3 9, यानी कि 3 क्वार्टर हो गया इसमें, ठीक है। टाइम आपका ये होगा 3, ठीक है। और ब्याज देखिए आप ज़रा ध्यान दें कि क्या लिखा हुआ है 20% पर एनम, लेकिन लगता है कंपाउंडेड क्वार्टरली। 20% जो है ना आपका वो रेट है, R जो है 20% है, लेकिन ये किसके लिए है, पर ईयर के लिए आपको निकालना है। एक साल में आपको देख लेंगे कितना क्वार्टर हो गया, अब एक क्वार्टर 3 महीने का एक क्वार्टर हो रहा है यहाँ पर, मतलब 3 महीने का टाइम दिया हुआ है, तो वैसा 12 मंथ है, ठीक है, 3 × 4, ठीक है, 4 बार ब्याज लगेगा, ठीक है। तो यानी कि 20% पर एनम का 4 से अगर डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा 5%, ठीक है, 5% का ब्याज लगेगा आपको हर 3 महीने में। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें, P की जगह 8,001 प्लस ये रेट है, रेट की जगह क्या पुट करेंगे आप, जो आपका निकला 5/100, और टाइम आपका कितना क्वार्टर निकल गया 3, ठीक है। बस इसे सॉल्व कर देना है और कुछ भी नहीं है। 8,000 ये एलसीएम हो गया 100, या 100 + 5 पावर 3, ये अमाउंट निकल रहा है, ठीक है, ए निकल रहा है 8,000, ये हो जाएगा इंटू 105/100, पावर क्या है 3, इसका मतलब ये 3 बार, चलिए इसे 3 बार लिख लेते हैं। 8,000 इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100, ठीक है। अब देखिए 5 2 ज़ा 10, 0 का 0 दे दिया, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 21/20, ठीक है। ये भी वही होगा 21/20, ये भी वही होगा 21/20, ठीक है।
अब देखिए 20 में कितना ज़ीरो, एक ज़ीरो एक ज़ीरो एक ज़ीरो, 3 ज़ीरो नीचे, 3 ज़ीरो यहाँ कैंसिल कर दिया। देखिए 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, इनको भी कैंसिल, मल्टीप्लाई करने पे 8 ही आएगा ना, और यहाँ भी 8 है। या फिर 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, ऐसे काटो, या फिर तीनों के एक साथ काट दो, ये 8 कैंसिल हो गया। ऊपर में क्या आपका बचा, 21 इंटू 21 इंटू 21, ठीक है। तो हम देखते हैं 21 इंटू 21 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वापस फर्दर उसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 2 2 4 4 4 1 आया। फिर 21 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 टाइम है ना। 1 1 ज़ा 1, 1 4 ज़ा 4, 1 4 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 1 4 2 6, 8 4 12 का 2, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, क्या आया 9 2 6 1, ये आपका अमाउंट आया। अब निकालना आपको है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला था, ए माइनस पी। अमाउंट आया आपका 9261, माइनस कर देना पी, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 8000 जो दिया हुआ है, इसमें से आप 8000 अगर माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, 6 माइनस 0 6, 9 माइनस 0 सॉरी 6 माइनस 0 6, 2 माइनस 0 2, 2 माइनस 0 2, और 9 माइनस 8 1, आपका आंसर आ गया 1261, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आ गया, 1261। अब देखें आप, ये आप देख लीजिए, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी। वैसे तो शुरू से मैं बता ही रहा था। तो 68 का जो आंसर है आपका 1261, बी आंसर होगा इसका, ठीक है। 68 का बी। अब देखिए 69 में क्या कह रहा है कि इफ़ 14 किलोग्राम ऑफ राइस कॉस्ट इज़ 441, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 22 किलोग्राम ऑफ राइस, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो आसान सा है कि 14 किलोग्राम का जो राइस का कॉस्ट है ना, 14 किलोग्राम का राइस जो कॉस्ट है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्टेटमेंट आप इंट्रेंस का दे रहे हो तो उतना ज़रूरत ही नहीं है। 14 किलोग्राम का कितना कॉस्ट है, 441 आप रुपीज़ या 441, ठीक है। तो 1 किलोग्राम का कितना कॉस्ट होगा, पहले 1 किलोग्राम का निकालना ज़रूरी है। अगर 1 किलोग्राम का आपको मालूम हो गया तो आप जितने भी किलोग्राम का निकाल सकते हो, ये डिवाइड में हो जाएगा, 441 डिवाइडेड बाई 14, ये 1 किलोग्राम का निकला, ठीक है। 1 किलोग्राम का कॉस्ट क्या हो गया, 441 डिवाइड बाई 14, ये 14 यहाँ आया तो डिवाइड में। अब आपको निकालना है कितना है, 22 किलोग्राम का, ठीक है। तो आपको 22 किलोग्राम का निकालना है, तो 1 किलोग्राम का आपको पता है 441 अपॉन 14, ठीक है। 22 जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 मल्टीप्लाई हो गया। अब कैंसिल हो सकता है तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, क्या 7 से कैंसिल हो सकता है, देखते हैं। 7 1 ज़ा 7, डिविजिबिलिटी रूल आप याद कर लें, ज़्यादा बेहतर है हर का, ठीक है। अब देखिए 44 है ना, 7 5 ज़ा क्या होगा 35, 7 6 ज़ा 42, ठीक है। 7 7 ज़ा करेंगे तो 49 आ जाएगा, 7 6 ज़ा 42, कितना शिफ्ट हो जाएगा इधर, 42 का 2 शिफ्ट हो जाएगा 21, तो 7 7 3 ज़ा 21, 63, और ये इंटू 11 क्या है आपका, मतलब आप समझ रहे हैं ना, साफ आप देख लेना बस, ये 63 इंटू 11। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 63 1 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, 1 3 ज़ा 3, 1 6 ज़ा 6, 3 6 3 9, यानी कि 693 आया इसका आंसर, 693 डी। 69 का क्या है, डी, ठीक है। अब है 70 क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें। इवन के मैं ऑफलाइन क्लास भी लेता हूँ, कोचिंग पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चों को होम ट्यूशन का भी चला जाता हूँ। तो देखिए मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, देखिए लिखा है इफ़ 8 men और 6 men 8 women can do a piece of work 20 days, in how many days will 3 men and 6 women do the same work, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 6 men या फिर 8 women 20 दिन में एक काम को कंप्लीट करते हैं, तो उसी काम को करने में हाँ ठीक है, उसी काम को करने में अगर उसी वही सेम काम है लेकिन 3 मेन दिया, 3 मेन और 6 वीमेन जो सेम वर्क यानी कि उसी काम को करने में कितना दिन लगाएंगे। एक काम है जो कि 6 मेन अकेले कंप्लीट करते हैं 20 रोज़ में और 8 वीमेन अकेले कंप्लीट करती हैं 20 रोज़ में, ठीक है। और पूछ रहे आपसे कि 3 मेन और 6 वीमेन अगर साथ में काम करें तो कितना दिन का टाइम लगे। तो कन्फ्यूजन क्या हो जाता है बच्चों को, इवन कि मुझे भी हो गया था, मैं बच्चों को बता रहा था ऑफलाइन। तो अगर बच्चे देख रहे होंगे मेरे स्टूडेंट हलीमा सादिया एंड स्वालिया मिर्ज़ा, तो हम ये गलती कर रहे थे कि 6 मेन
और यहाँ ध्यान नहीं दे रहे थे। यहाँ मैं क्या सोच रहा था, यहाँ एंड लिखा हुआ है। एंड अगर लिखा होता तो 6 मेन एंड 8 वीमेन का मतलब दोनों साथ साथ में काम कर रहे हैं, 20 डेज ले रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा है 6 मेन और 8 वीमेन, यानी कि 6 मेन या फिर 8 वीमेन काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 20 रोज़ में। यानी कि 6 मेन भी कंप्लीट कर लेंगे 20 रोज़ में और 8 वीमेन भी कंप्लीट करेंगे 20 रोज़ में, ठीक है। तो इनसे एक रोज़ का काम निकाल लेंगे, इनसे एक रोज़ का काम निकाल लेंगे। जब एक एक रोज़ का काम निकल गया हमारा तो 3 मेन के काम से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 मेन एक रोज़ के काम को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 वीमेन का निकल जाएगा, आपको नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू नो द रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ टाइम एंड वर्क। देखिए इसमें क्या है कि देखिए जब भी कभी दिया हो, एक मिनट, जब भी कभी ऐसा हो कि मान लो एक आपका जो वर्क डन वो दिया हुआ है x, ठीक है, x दिया हुआ है। तो अगर कोई पूछे टाइम क्या होगा तो आपको हो जाएगा सिंपल लिख देना 1/x। इस तरह के क्वेश्चन में रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर मान लो टाइम कोई कह रहा है कि टाइम मान लो किसी को लग रहा है n डेज लगता है, n डेज, तो उसके द्वारा किया गया काम जो होगा 1/n हो जाएगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। क्यों, आप देखें ना कि जैसे आप काम बढ़ाते चले जाओगे, काम बढ़ाते मतलब आप ये समझो कि काम फिक्स है, लेकिन एक मिनट, ये वर्क है ना आपका, ठीक है, और ये टाइम है, ठीक। अब अगर काम जो है हम ज़्यादा करने लगे और काम फिक्स है कि आपको इतना काम करना है, कुछ भी काम करना है, और काम हम ज़्यादा करने लगे तो टाइम कम लगेगा ना, और वही काम स्लो कर लें, काम आपका कम होने लगे तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि ये अगर ज़्यादा होने लगे तो टाइम कम होगा, ठीक है, और ये आपका वर्क डन काम जो है वो कम होने लगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। इफ़िशेंसी, आप ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, ज़्यादा इफ़िशेंसी बढ़ा दिया काम, मतलब ज़्यादा एफिशिएंट वे में काम कर रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। लेकिन एफिशिएंसी कम हो गई तो फिर टाइम ज़्यादा लगेगा। रेसिप्रोकल आप बस याद रखना। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन को मैं ऊपर रख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, ओके अब दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन 6 मेन। तो देखिए क्या कह रहा है कि मैं क्वेश्चन बना भी रहा हूँ यहाँ पर। 6 मेन जो है कितने दिन में काम करता है, 20 डेज में, करेक्ट। 20 डेज है आपका, क्या है, डेज, ठीक है। अगर हम इनका वर्क डन निकाल लें, मतलब काम निकाल लें, 6 मेन जो है काम कितना करता है, तो 1/20 काम करता है 6 मेन, ठीक है। तो यही अगर एक मेन का काम निकालें तो क्या हो जाएगा, 1/20 इंटू 6, ठीक है। काम तो ये है ना जी, ऊपर को छोड़ दो आप, काम 1/20 है, ठीक है, तो इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आपका क्या हो गया, 1/120 एक मेन का काम हो गया, ठीक है। अब देखिए, और साथ में और क्या है, अलग से कह रहा है 6 मेन का हो गया, 8 वीमेन जो है, 8 वीमेन भी इसी काम को कितने दिन में करती है, 20 डेज में, 20 डेज में, ठीक है। ये डेज है, ठीक है। तो अगर हमें 8 वीमेन का क्या निकालना पड़े, वर्क डन निकालना पड़े, तो क्या हो जाएगा 1/20, ये वर्क डन हो गया। और एक वीमेन का निकालना हो वर्क डन तो कितना होगा, 1/20 इंटू 8 इक्वल टू 160, ठीक है। यह फॉर्मेट याद रखें, 160, ये क्या हुआ पता है, और ये क्या हुआ, ये काम ही है, ठीक है, काम है। पहले तो क्या दिया हुआ था, पहले तो डेज दिया हुआ था 6 मेन का, हमने क्या निकाल लिया, वर्क डन निकाल लिया 6 मेन के द्वारा जो काम हो रहा है। अब एक मेन का काम निकाल लिया हमने, ठीक है। एक मेन के काम क्या होगा, यहाँ पर क्या है, एक वेमेन का काम क्या होगा, ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए पूछ क्या रहा आपसे, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 3 मेन एंड 6 वीमेन, 3 मेन एंड 6 वीमेन, ओके, 3 मेन और 6 वीमेन, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे मेन के एक रोज़ का काम, तो मेन के एक रोज़ का काम कितना है, 1/20, ये काम हो रहा है, ठीक है। और वीमेन का एक रोज़ का काम कितना है भाई, 1/60, ये 1/160, और कितनी वीमेन है, 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले मेन के एक रोज़ का काम लिखा, ठीक है, और 3 मेन थे, और फिर इनका एक रोज़ का काम हो गया, और 6 मेन थे, ठीक है। अब देखिए, तो अगर इसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 3/120 और 6/160, इसे कैंसिल कर देते। ये क्या निकल रहा है, काम है, ये काम इन मतलब 3 मेन के द्वारा किया गया काम प्लस 6 वीमेन के द्वारा किया गया काम, यानी कि 3 मेन और 6 वीमेन अगर मिल जाए तो कितना काम करेंगी। लेकिन हमें काम नहीं निकालना, हमें निकालना है कि कितने दिन में काम करेंगे, तो जो काम निकलेगा उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अभी तो बात किया हमने, देखिए 2 3 6, 2 8 16, 0 का 0, 3/80 हो गया, 3 1 3, 3 4 12, यानी कि ये हो गया 1/40
प्लस ये क्या हो गया 3/80। 80 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा 80 होगा। 40 का टेबल कितनी टाइम पर 80 है 2 टाइम 2 प्लस 80 का टेबल कितनी टाइम पर है 1 टाइम 1 इंटू 3 3 हो गया 2 3 क्या हो गया 5/80 कैंसिल होगा 5 1 5 5 1 5 3 इधर शिफ्ट 30 हो गया 5 6 30 1/16। ये क्या निकाल रहा है आपका वर्क डन। हमें क्या निकालना है टाइम। टाइम इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि 16 डेज। ठीक है 16/1 हो गया। क्लियर। चलिए उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार आप देख लीजिए। अगर पॉज करके आप चाहे नोट डाउन करना या फिर जैसे मैंने लिखा है लाइन टू लाइन वैसे लिख लें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 16 डेज सी। ठीक। अब देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.09 है। ठीक है देखिए इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कह रहा है 0.09 स्क्वायर रूट। ठीक है रूट से बाहर कैसे निकलेगा यही पूछ रहा है। तो देखिए पॉइंट में है ना तो अगर हम 0.09 का पॉइंट हटा दें तो नीचे 1 लग जाएगा और पॉइंट के बाद जितना डिजिट है 1 और 2 उतना ही 0 लग जाएगा 1 और 2 यानी कि ये पॉइंट जब हट गया तो 009 हुआ। 009 का क्या मतलब है 9 है और 9 और नीचे क्या है 100 है। ठीक है तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे ना तो 3 इंटू 3 आएगा यानी कि 3 का स्क्वायर और ये अगर इनका एलसीएम लेंगे तो आपको 10 का स्क्वायर आएगा। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हो 3/10 का होल स्क्वायर। 3 का भी स्क्वायर है 10 का भी स्क्वायर है यानी कि 3/10 का होल स्क्वायर। तो जो नंबर स्क्वायर में होता है वो बाहर आ जाता है यानी कि 3/10 बाहर आ जाएगा और इसे 1 डिजिट के बाद पॉइंट दे देंगे यानी कि 0.3 आ जाएगा इसका आंसर 0.3। ठीक है 71 का ए। क्लियर। आगे देखते हैं। हाँ देखिए 72 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइन्स देन दीज लाइन्स टू ईच अदर आर। ये होगा पैरेलल लाइन। देखिए कैसे कि कह रहा है क्या कि 2 लाइन्स जो है रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर है। ठीक है परपेंडिकुलर है किस पर भाई 2 पैरेलल लाइन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू ड्रॉ द 2 पैरेलल लाइन। मान लो ये 2 पैरेलल लाइन है ये ए बी और ये सी डी। कह रहा है कि ये जो पैरेलल लाइन है ना इस पर 2 लाइन्स आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर। 2 लाइन जो है ना परपेंडिकुलर आती है। ये लाइन परपेंडिकुलर का क्या मतलब है 90 डिग्री बना रही है यहाँ से यहाँ तक और ये भी लाइन ठीक है 90 डिग्री बना रही है। अब चाहे तो आप इसे एक्सटेंड आगे भी कर सकते हैं। ठीक है यहाँ पर भी परपेंडिकुलर बना सकते हैं कोई इशू नहीं यहाँ भी बना सकते हैं। ठीक है इनका नाम दे देते हैं मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो ये कह रहा है ना कि ये जो 2 लाइन होगी देन दीज लाइन्स टू ईच अदर। ये जो 2 लाइन होगी ये भी क्या होगी पैरेलल होगी। तो क्या हो जाएगा आपका ई एफ पैरेलल ई एफ ऑल्सो पैरेलल जी एच। ठीक है परपेंडिकुलर है ना स्ट्रेट लाइन एकदम पैरेलल होगा। ठीक है तो बस ये होगा इसका जो आंसर होगा बी होगा 72 का बी आंसर। ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू कॉल अ फिगर 73 का देख रहा हूँ। व्हाट डू यू कॉल अ फिगर बाय 2 स्ट्रेट लाइन्स हैविंग अ कॉमन पॉइंट। ये तो आपको मालूम होगा क्या कह रहा है कि 2 स्ट्रेट लाइन है और उनका कॉमन पॉइंट है। तो कॉमन पॉइंट जो है उसको क्या कहेंगे बताइए। आप देखो ये लाइन है। अब मान लो ये लाइन है इस लाइन का जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर ये क्या बन रहा है ट्राइंगल थोड़ी बनेगा काइट थोड़ी बनेगा रोम्बस थोड़ी बनेगा एंगल बनेगा। जब भी दो लाइन है ना उसका जो कॉमन पॉइंट होता है ये कह रहा है व्हाट डू यू कॉल अ फिगर। उस फिगर को क्या कहेंगे जो फिगर का फॉर्मेशन जो हो रहा है ठीक है स्लोप जो बन रहा है तो वो एक एंगल होगा। ठीक है तो 73 का क्या होगा ए एंगल। ठीक है अब देखिए 74 क्या कह रहा है ऑन डिवाइडिंग 6√27 बाई 2√3 वी गेट। कह रहा है 6√27 को डिवाइड कीजिए 2√3 से तो हमें क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर कर ले रहा हूँ। ठीक है 6√27 को डिवाइड करना है किससे 2√3 से। ठीक है तो देखिए अगर आप इसे बाहर निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं 9 3 × 27। क्यों 9 लिखा हमने क्योंकि 9 परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। इसे बाहर निकाल लेंगे 2 और ये √3 रहेगा। आप इसे लिख सकते हैं अगले स्टेप में 9। ये आपको समझाने के लिए कि स्टेप में लिख रहा हूँ वरना तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये 3 का स्क्वायर है ना 3 का स्क्वायर इंटू 3/2 इंटू √3। देखिए 3 जो नंबर का स्क्वायर होता है रूट के अंदर में वो स्क्वायर दरअसल एक टिकट की तरह काम करती है। अपना टिकट दिखाता है देखो मेरा टिकट और निकल गया। एक्चुअल में ये रूट जो है रूट पावर होता है 1/2। 1/2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है 2 है और 1/2 है। ठीक है ये कैंसिल हो जाता है बाहर में फिर निकल जाता है। देखो ये क्या 6 ये 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है 3 अंदर में क्या रह जाएगा √3 और ये क्या 2 और ये √3 मल्टीप्लाई में है ना। अगर प्लस में होता तो नहीं कैंसिल करते हैं मल्टीप्लाई में ये कैंसिल हो गया। ठीक है
2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 इंटू 3 क्या हो गया 9। आंसर क्या आ गया आपका 9। ये सी 74 का क्या हो गया सी। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि 75 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 0.000125। ठीक है, अब देखिए इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या होता है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, ठीक है, और वो नॉमिनल डेटा ही होता है, मतलब ज़ीरो से। देखिए क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म कि यहाँ लिखा है क्या 0.0000 4 टाइम 0 1275। ठीक है, तो पॉइंट पता है इधर शिफ्ट होते 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 यहाँ पर जब आ जाएगा ना 1.275 तो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। देखिए आपको अगर मालूम है कि अगर मालूम है 50 लिखूँ 50, ठीक है, या 506 लिखूँ, ठीक है, पॉइंट यहाँ पर हिडन होता है, ठीक है, छुपा होता है। 506 लिखो या 550 ये लिखो, या फिर ऐसा लिखो 506.0, ठीक, लिख सकते हो आप। पॉइंट के बाद आगे जितना भी जीरो लगा सकते हो, यहाँ पर जीरो जितना भी लगा सकते हो, लेकिन पॉइंट इस नंबर के बाद हिडन होता है, छिपा होता है। आप इसको पॉइंट से यहाँ पॉइंट को राइट टू लेफ्ट पॉइंट जाएगा ना, तो नंबर आगे में 10 एक जंप के बाद 10 मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट हिडन है, यहाँ पर आ जाएगा जब 50 इंटू 6 तो 10 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी कि 50 इंटू 6 इंटू 10 करोगे ना 50.6 इंटू 10 करोगे तो वापस यही नंबर आ जाएगा। अगर यहाँ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दोगे आप, यानी कि 5.06, तो 2 डिजिट जंप किया ना तो 2 1 लिखेंगे और 2 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वापस आपका यही आ जाएगा नंबर। ऐसा लिख सकते हो, लेकिन राइट टू लेफ्ट पॉइंट जाता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट जाता है ना पॉइंट तो फिर डिवाइड करते हैं। तो देखो हमें कहाँ पर पॉइंट पहुँचाना है, 1 2 3 4 5 5 यहीं पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे 1.275 अपॉन कितने जंप किया था 1 2 1 लिखा पॉइंट हटाने के लिए, उसके बाद 1 कितना पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 0 दे देंगे, ठीक है। अब ऐसे लिख सकते हैं 1.275 10 टू द पावर 5। इसे क्या कर लिखेंगे 1.275 इंटू 10 की पावर 5 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। 1.275 इंटू 10 की पावर -5, तो 1.275 इंटू 1.275 10 की पावर -5, ये ए होगा, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये पैराग्राफ अब मैं तो पढ़ चुका हूँ, आप लोग देख लीजिए और फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। मैं थोड़ी देर ऐसे रखता हूँ। वैसे इंग्लिश का तो मैं रूल्स अभी बताना मुश्किल है, वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। कि एक मिनट पहले ब्लर थोड़ा आ रहा है, तो पैराग्राफ को पढ़ लेना। 2019 का क्वेश्चन है, आपको गाइड वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है। मैं पैराग्राफ पढ़ चुका हूँ तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता चलूँगा ताकि टाइम कम ही लगे। बाकी अगर किसी और वीडियो में डिटेल में बात करनी होगी तो इंग्लिश के सारे रूल्स, ग्रामेटिकल रूल जितने होंगे उन सब की बात कर लेंगे। प्रीपोजिशंस है और टेंसेस वगैरह जितने भी, या वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल कहाँ पर होना है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ मेंटालिटी, ठीक है, मेंटालिटी ऑफ अ नेशन इज़ अ मेनली प्रोडक्ट ऑफ इट्स, ठीक है। ये पूछ रहा है मेंटालिटी जो है आपके वो नेशन की मेंटालिटी जो है वो किस बात पर, किस चीज़ पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो है डी, हिस्ट्री, ठीक है, ठीक है, हिस्ट्री पर डिपेंड करती है, ना ही प्रेजेंट कैरेक्टर पर, इंटरनेशनल पोजीशन पर और पॉलिटिक्स पर, ठीक है। आगे देखते हैं 77 में लिखा है द कैरेक्टर ऑफ अ नेशन इज़ अ रिजल्ट ऑफ इट्स। नेशन का जो कैरेक्टर है इज़ अ रिजल्ट ऑफ इट्स, वो किसका नतीजा होता है, किसका रिजल्ट है वो, ग्रॉस इग्नोरेंस, कल्चरल हेरिटेज, सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन और मेंटालिटी। तो इसका आंसर है सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन। इनका सी 77 का सी, 76 का डी, ठीक है। आगे देखते हैं 78, यहाँ मार्क में नहीं लगाऊंगा, बस बता दूंगा आपको, ठीक है, आप मार्क लगा देना, ठीक है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन में आंसर मालूम हो जाता है तो टेस्ट वगैरह में देने में बच्चों को थोड़ा पता हो जाता है, अगर मैं ज़ेरॉक्स कराऊँ, अगर लिख ना पाऊँ तो, ठीक है। द नीड 78 है, 78 का लिखा है द नीड फॉर अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन नेशन इज़ मोर टुडे देन एवर बिफोर, वॉज ऑलवेज देयर, इज़ नो लॉन्गर देयर, विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। तो 78 का आपका ऑप्शन ए है, ए, ठीक है, ए करेक्ट, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 79 में क्या लिखा है कि इंग्लिश मैन लाइक अदर टू रिएक्ट, आप लोगों को दिख रहा है, इंग्लिश मैन लाइक अदर्स टू रिएक्ट अ पॉलिटिकल सिचुएशन लाइक अदर
US, themselves, each others। इसका करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट जवाब जो है वो है themselves, ठीक है। 79 का C। 80, ठीक है। 80 का देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर हिज कंट्री मैन शुड रीड द स्टोरी ऑफ अदर नेशन, नॉट रिएक्ट टू अदर एक्शंस, हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर नेशंस, हैव वाइटल कॉन्टैक्ट विथ अदर नेशन। इसका आंसर सी है, ठीक है। कि जो कंट्री मैन होने चाहिए उनको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दूसरे नेशन के बारे में भी, ठीक है। आगे देखिए 81, गॉड ब्लेस यू इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस इसका आंसर है, ठीक है। आप लोग हम बाद में बात करेंगे कि ऑप्टेटिव क्या है, आशावादी सेंटेंस के बारे में बात कर रहा है कि ऑप्टेटिव है, नेगेटिव तो नहीं है, गॉड ब्लेस यू। आगे 81 में बोल रहा है कि 81 तो हो गया, ठीक है। 82 है, द सिनोनिम्स ऑफ कनेक्ट इज, क्या है। कनेक्ट का जो सिनोनिम्स है वो चेन है, लिंक है, ज्वाइन है या टाई है। कनेक्ट है तो इसका ज्वाइन होगा, ठीक है, ज्वाइन होना, कनेक्ट हो। 82 का क्या हो जाएगा, सी। आगे देखते हैं, द एंटोनिम्स ऑफ एंसेस्टर, एंसेस्टर समझते हैं आप, पूर्वज को कहते हैं, ठीक है। तो 83 का जो हो जाएगा आपका, एक तो है फोरफादर, एक है डिसेंडेंट, डेथ और डिफिडेंट, आपका बी होगा डिसेंडेंट, ठीक है। अब एंटोनिम्स ही पूछ रहा है आपका, ऑप्शनल का एंटोनिम्स क्या होगा। तो ऑप्शनल का एंटोनिम्स जो है आपका वो हो जाएगा, नेसेसरी है पहले, कंपलसरी है, कंडीशनल है, इनवॉलेंट्री है। कंपलसरी होगा आपका, कंपलसरी, ठीक है, बी होगा, ठीक। 85 में है, पूछ रहा है कि द एरोप्लेन फ्लू डैश आवर हेड, ऑन आवर हेड, ओवर आवर हेड, अपॉन आवर हेड, नॉन आवर हेड। ये प्रीपोजिशन की जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर क्या कैसे लगता है, ऑन क्या है, ओवर क्या है, इन क्या है, अंडर क्या है, ठीक है। बिटवीन, बिसाइड, बिहाइंड, ये सब कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इसका यहाँ पर ओवर होगा, ओवर डिस्टेंस है थोड़ा, ठीक है, यहाँ पर ओवर हो जाएगा। ये देखते हैं आगे है कि इनफिल्ट्रेट और ऑप्शन दिया है कि ग्रुप ऑफ अटैकर्स, मेन फ्रॉम नेबरिंग कंट्री, टेररिस्ट, सीक्रेटली एंड ग्रेजुअली गेन एक्सेस। यही है आपका सीक्रेटली, मतलब सीक्रेटली एंड ग्रेजुअली गेन एक्सेस। अब है क्या, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। इसका क्या है ऑप्शन, मैनेज टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज, अनएबल टू डू एनीथिंग, कंफ्यूज्ड या फिर एक्साइटेड। इसका है फर्स्ट होगा इसका, मैनेज टू डू समथिंग इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज, ठीक है। 88 देखते हैं क्या लिखा है, फ्लटर अक्रॉस, ऑप्शन है मूव इन अ स्लो मैनर। इसे मतलब इसकी मीनिंग पूछ रहा है आपका, फ्लटर अक्रॉस, मूव इन अ स्लो मैनर, मूव इन ऑर्डरली मैनर, मूव इन हैपहैज़ार्ड वे, मूव इन क्विक मैनर, ठीक है। डी होगा आपका करेक्ट ऑप्शन 88 का, कि मूव इन क्विक मैनर, ठीक है। 89 में ये कह रहा है कि पैनिक्ड की मीनिंग, पैनिक का ही वो सेकंड फॉर्म है। तो ये कह रहा है पैनिक मतलब होता है घबराना, ठीक है। विदाउट एक्सप्रेशन, रिएक्ट इन अ फेयरलेस मैनर, दोज हु रिसेंटली लर्न टू रीड एंड राइट, ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपल। इसमें से मुझे तो कुछ नहीं लग रहा है, देखिए आपको क्वेश्चन शायद नहीं दिख रहा हो कि पैनिक्ड। अब विदाउट एक्सप्रेशन अगर सब में से चुनना हो तो विदाउट एक्सप्रेशन शायद चुन लूँ, लेकिन फिर भी यू शुड हैव टू सर्च, आप सर्च कर सकते हो इस बारे में, ठीक है। मैं श्योर नहीं हो रहा हूँ इसलिए मैं इस पर लगा नहीं रहा हूँ। फेयरलेस मैनर में रिएक्ट करने को पैनिक नहीं कहते। फेयरलेस तो निडर हो गया, निडर की तरह, मतलब आपको डर नहीं है, वो आप उस तरह के मैनर में जो रिएक्ट कर रहे हो तो वो तो पैनिक नहीं कराएगा। दोज हु रिसेंट लर्न टू रीड एंड राइट, जो नए सीखे हैं, मतलब रिसेंट में सीखे हैं पढ़ना और लिखना, उसको पैनिक कहते हैं। ग्रुप ऑफ ओल्ड पीपल क्या उसे कहते हैं। विदाउट एक्सप्रेशन को पैनिक कहते हैं। पैनिक मतलब होता है घबराना, ठीक है। और पैनिक मतलब पैनिक का ही फॉर्म है, यानी कि भगदड़ मच जाना, ठीक है, ये सब कुछ। तो ये आप सर्च कर लेना, ठीक है, ठीक है। 90 के बाद देखते हैं, रन आउट ऑफ नथिंग लेफ्ट अ पेंडिंग जॉब। रन आउट ऑफ क्या होता है, मतलब भागना वहाँ से, पेंडिंग जॉब से, अ वेल प्लान्ड सिस्टम से, कम्प्लीटली फिल्ड से। तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, नथिंग लेफ्ट, ठीक है। रन आउट ऑफ का मतलब है, मतलब आप रन आउट ऑफ मतलब ये नहीं है कि भागने वाला बात नहीं है। रन आउट ऑफ मतलब ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, वो है रन आउट ऑफ, मतलब नथिंग लेफ्ट, कुछ, ठीक है, कुछ रह नहीं गया। अब है क्या, वोलेटाइल ऑप्शन जो दिया हुआ है वो है द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी चेंज्ड, द प्रॉपर्टी कैन बी चेंज्ड, लायबल टू चेंज रैपिडली, अनएबल टू चेंज रैपिडली। सी होगा, लायबल टू चेंज रैपिडली, ठीक है, वोलेटाइल। आगे देखते हैं 92, बैफलमेंट, थ्रिल्ड, एक्साइटेड, पजल्ड या कंफ्यूज्ड, ठीक है। पजल्ड होगा इसका, ठीक है,
बैफलमेंट, पजल्ड। ठीक है, 93 में लिखा हुआ आई एम डैश टेनिस एवरी डे मॉर्निंग, आई एम प्लेइंग, आई एम आपका उसके बाद है प्ले है, आई एम प्लेइंग, एम प्लेइंग 2 बार हो जाएगा, फिलअप अगर फिल करना आई एम प्लेइंग, आई एम प्ले तो होगा नहीं, या तो आई एम प्ले नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब का पहला फॉर्म है। वर्ब का पहला फॉर्म या तो सिंपल प्रेजेंट या तो सिंपल पास, सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट के साथ ही लगेगा, और सिंपल प्रेजेंट के साथ है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट यहाँ है, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर अगर लगा हुआ है तो वो कॉन्टिन्यूअस है, तो आई एम प्लेइंग टेनिस होगा एवरी संडे मॉर्निंग, मैं खेल रहा हूँ हर संडे मॉर्निंग में। ठीक है, आई एम प्लेइंग, अगर इसमें से चुनना हो यही होगा। ठीक है, आई एम प्लेइंग टेनिस एवरी संडे मॉर्निंग, आई एम प्लेइंग ए लगाना आप। ठीक है, अब 94 में क्या है, 94 में है डैश मैनी टाइम्स एवरी विंटर इन मनाली, इट स्नोज। ठीक है, इट स्नोड है, इट स्नोइंग है, इट स्नो है। ठीक है, देखेंगे आप इट स्नोज। ठीक है, इट स्नोज मैनी टाइम एवरी विंटर इन मनाली, राइट। 95 देखते हैं, 95 है हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास, आपको दिख रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ मैं दिख रहा होगा। ठीक है, जो छोड़ गया वो भी आप देख लें अगर ब्लर हो गया होगा तो। हाउ मेनी स्टूडेंट इन योर क्लास डैश फ्रॉम पटना। ठीक है, मतलब डैश फ्रॉम पटना, कम्स फ्रॉम पटना, कम फ्रॉम पटना, केम फ्रॉम पटना, आर कमिंग फ्रॉम पटना। ठीक है, कम फ्रॉम पटना होगा। ठीक है, आपका प्लूरल है, एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ। ठीक है, ये है, सिंगुलर होता तो एस लगता। बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। ठीक है, बेबीज़ है। ठीक है, आप सब्जेक्ट इस पर ध्यान देना कि प्लूरल है या सिंगुलर है। ठीक है, तो बेबी क्राई होगा, क्राइज होगा, क्राइड होगा, क्राइड अब पास्ट में है नहीं, सिंगुलर है नहीं जो क्राइज होगा, बेबीज़ है, क्राई होगा। ठीक है, बेबीज़ क्राई व्हेन दे आर हंग्री। ठीक है, व्हेन दे आर हंग्री, व्हेन दे आर हंग्री इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए आर क्राइंग नहीं होगा। ठीक है, what time dash, what time the train leaves, what time leaves the train, what time is the train leaving, what time does the train leave। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका does the train leave। ठीक है, 97 डी does the train leave, what time does the train leave। अब है I wish you dash making that noise, it's bothering me। ठीक है, बॉदरिंग मतलब होता है शायद परेशान होना। ठीक है, बॉदर होना। ठीक है, अब क्या है कि 98 में है, 98 का ऑप्शन लिखा हुआ है वुड स्टॉप, आर गोइंग टू स्टॉप, स्टॉप, कैन स्टॉप। ठीक है, तो 98 का ऑप्शन है वुड स्टॉप। आई विश यू वुड स्टॉप मेकिंग दैट नॉइज, इट्स बॉदरिंग मी। ठीक है, आगे 99 में लिखा है आई एम डैश होम एट होम, आई एम आर होम, आई एम द होम, आई एम दिस होम। ठीक है, आई एम एट होम होगा। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन। 100 में है ही डैश टू मी साइलेंटली, ही टॉक टू मी साइलेंटली, ही टॉक्ड टू मी साइलेंटली, ही टॉकिंग टू मी साइलेंटली, ही टॉक्स टू मी साइलेंटली, ही टॉक्स टू मी साइलेंटली होगा। ठीक है, ही टॉक्स टू मी साइलेंटली। ठीक है, तो शायद आपको दिख रहा होगा, ब्लर तो नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो अगर आपको पसंद ये आया हो तो फिर आप कमेंट करें, कम से कम 10 कमेंट होगा तो फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन यानी कि 2018 वगैरह या 2017 के क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बाकी तो मैं जनरल नॉलेज वगैरह डालने वाला हूँ, जनरल नॉलेज नहीं, जैसे कि क्लास 9 में आपका वो आने वाला है हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हो गया। ठीक है, साइंस के कुछ क्वेश्चंस हो गए, तो वो हम आपके लिए क्वेश्चन बनाया करेंगे एंट्रेंस से पहले। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। और एक और बात कि नेक्स्ट ईयर से, इस साल से ही हम लोग करने वाले थे कि व्हाट्सअप ग्रुप बनाकर और बहुत ही कम मतलब चीप मतलब बहुत सस्ते प्राइस में व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप पर जो बच्चे होंगे उनको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो वो काफ़ी पहले कुछ टाइम पहले से होगा, अब तो टाइम बहुत करीब आ गया तो अभी मुश्किल है, सिर्फ ग्रुप बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा ये एम होगा कि बच्चे का एंट्रेंस निकाला ही जाए। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हों या आपके जानने वाले कोई हो नेक्स्ट ईयर के लिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।